प्यारे बच्चों, आज हम अदर सोर्सेज का सेकंड पार्ट ले रहे हैं। ये आपका पार्ट सेकंड हो गया यहाँ से। और इसमें हम पढ़ेंगे स्वीकृत कटौतियाँ, अलाउड अलाउएबल डिडक्शन। तो कौन कौन सी छूट है जो अदर सोर्सेज में, जो हम इनकम कमाते हैं उसमें मिलती है। तो सबसे पहले इसमें आप देखिए नंबर 1, लाभांश और ब्याज की आय में से। आपको पता है कि लाभांश और ब्याज अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। तो इस मिलने वाले जो लाभांश और ब्याज है उसमें से कर मुक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो लाभांश में से और ब्याज में से क्या खर्चे हैं उनकी छूट मिलेगी। तो सबसे पहले नंबर 1, लाभांश और ब्याज एकत्रित करने के व्यय। आपको लाभांश और इंटरेस्ट जो ब्याज है उसको कलेक्ट करने में कोई खर्चा लगता है, कोई पारिश्रमिक लगता है, तो वो है। वो लिखता है इस आशय के लिए बैंक अथवा अन्य व्यक्ति को दिए गए कमीशन और पारिश्रमिक की संपूर्ण राशि स्वीकृत व्यय है। कोई व्यक्ति है जिसके माध्यम से हमने कर रखा है और वो कोई कमीशन हमें उससे देना पड़ता है, या बैंक कोई चार्ज काटती है। कई बार बैंक खुद ही चार्ज काट लेती है, जैसे डिविडेंड कलेक्शन चार्जेज होता है। तो डिविडेंड कलेक्शन चार्जेस में क्या करती है बैंक, जितना भी डिविडेंड चार्ज होगा उस पर 1% वो कहेगी कि हम आपके चार्ज काटेंगे, तो वो खर्चा होगा। लेकिन इसमें आप ये बात ध्यान रखें, आप ये कहते हो नहीं हम बैंक गए थे और पैसे निकलवा के लाए थे, पेट्रोल जला था या टैक्सी की थी, वो खर्चे अलाउड नहीं। सेकंड, ऋण पर ब्याज। अंश और प्रतिभूतियां क्रय करने के लिए ऋण लिया जाता है तो गत वर्ष में देय ब्याज की संपूर्ण राशि कटौती योग्य व्यय है। तो ये भी बात ठीक है। अब मान लो आपने कोई 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे, या 1 लाख रुपए किसी बैंक में किसी बॉन्ड्स में आपने लगाए, और वो आपने लोन से किया। आप लोन लिए और आपने इन्वेस्ट किया, मान लो ऐसा कोई है। तो ऐसी स्थिति में वो ये कहता है कि अगर इस तरह का कोई भी ब्याज आपको देना पड़ता है किसी इनकम के रिलेवेंसी में, तो वो भी लेस किया जाता है। तो यहाँ पे देखो इसने लिखा है ना, अंश और प्रतिभूति क्रय करने के लिए ऋण लिया जाता है। आपने कोई लोन लिया तो गत वर्ष में देय ब्याज की संपूर्ण राशि स्वीकृत व्यय है। आपने उसके लिए जो भी ब्याज चुकाया वो अलाउड हो जाएगा। लेकिन बात इंपॉर्टेंट पता है क्या है, अगर उसकी इनकम टैक्सेबल है, अगर उसकी इनकम है और टैक्सेबल है, तो उसी में से उसके खर्चों की छूट मिलेगी। समझ में आती है ये बात। अब जैसे मान लो इंडियन कंपनी है, उससे आपको लाभांश मिला, तो उसका लाभांश कर मुक्त होता है, ये हमने पढ़ा है। तो अगर उसका लाभांश कर मुक्त है तो फिर उसके लिए यदि कोई लोन लिया है तो वो नहीं घटाया जा सकता। यानी इनकम टैक्स कहता है कि जिस इनकम को आप लिखते हो ना टैक्सेबल में, उससे संबंधित खर्चा ही आप घटा सकते हो। समझ में आती है बात। अभी जिस इनकम को आप लिखते हो कि ये हमारी इनकम है और इस पर टैक्स लग रहा है, जैसे मान लो 50,000 रुपये की आपने इनकम लिखी और इस पर टैक्स लग रहा है, और आप कहते हो सर इसके लिए हमारे 20,000 रुपये खर्च हुए ब्याज के, तो 50,000 अगर जोड़ते हो इनकम में तो 20,000 घटाओ। अगर 50,000 इनकम में नहीं जोड़ते हो, मान लो वो कर मुक्त है, तो फिर उस 20,000 की भी छूट मिलेगी नहीं। तो ये एक कॉमन नियम है जो हर जगह पे लागू होगा कि जिस इनकम को आप स्टेटमेंट में टैक्सेबल लिखते हो उसी से संबंधित खर्चों को घटाया जा सकता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई आप जितनी भी इनकम होती है खर्चा किसी और का है और इनकम किसी की और की है और आप घटा दो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये विशेष ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, दूसरी छूट है पारिवारिक पेंशन में से प्रमाणित कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। तो पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त आय में से इस आय का 33%, 33 है 1/3%, या 15,000 दोनों में से जो भी कम हो उस राशि की कटौती मानक कटौती के रूप में हमेशा दी जाती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। तो ये फैमिली पेंशन आप लोगों को पता है क्या होती है ना, तो उसमें से 15,000 रुपये या उसका 33% ये छूट दी जाएगी, फिक्स है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, घुड़दौड़ हेतु घोड़े रखने के व्यय। अगर कोई व्यक्ति घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखता है, तो चूंकि उसकी इनकम यदि उसमें वो शो करता है कि भाई मेरे घुड़दौड़ के जो घोड़े रखने से इनकम ये हुई, तो उसके खर्चों की छूट दे दी जाएगी। देखो, ऐसे घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने के व्यय जिसके लिए कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर
बाजी लगा सकता है कि कटौती स्वीकृत है, इसे घोड़े दौड़ाने के लिए मिलने वाले पारिश्रमिक और पुरस्कार में से घटा दिया जाता है। ठीक है ये बात। घुड़दौड़ आपने ये जो होती है ना रेस कोर्स होता है इसमें होते हैं उनके लिए है ये, तो खर्चे अलाउड करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना है, जो घोड़े रखता है उसी को उसके रखने के खर्चे अलाउड हैं, पर जो स्टेडियम में बैठ के केवल शर्त लगाता है उसको अलाउड नहीं है, क्योंकि उसका ये खर्चा भी नहीं होता है। कर्मचारी भविष्य निधि या कल्याण ट्रस्ट के लिए प्राप्त राशि देय तिथि से पूर्व जमा कराने पर कटौती। किसी करदाता को अपने कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड या कर्मचारियों के कल्याण हेतु स्थापित अन्य किसी फंड के लिए प्राप्त राशि करदाता की आय मानी जाती है, परंतु यदि उस समय को करदाता निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित कोष में जमा करा देता है तो उसे जमा कराई गई राशि की कटौती इस धारा के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगी, बशर्ते कि उस आय को अन्य साधनों से आय शीर्षक में सम्मिलित किया गया है। ये बहुत अच्छा सा पॉइंट है। वो ये कहता है कि जो नियोक्ता होता है वो क्या करता है, कंट्रीब्यूशन जमा कराता है पीएफ में। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीपी हेड में नहीं आ रहा है, ये बात इसके साथ में डाल दी, और वो फिर भी इस तरीके से कोई चीज़ करता है तो उससे संबंधित खर्चे यदि कोई लगते हैं तो वो अलाउड कर दिए जाएंगे। तो वही रिलेवेंसी बताता है कि जिसमें अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है या कुछ है तो उसका खर्चा भी अलाउड होगा। पांचवा पॉइंट, मशीन प्लांट और फर्नीचर की आय में से कटौती। आप लोगों ने देखा ना, हम इसमें मशीन प्लांट और फर्नीचर को किराए पर अगर दें और उससे कोई इनकम प्राप्त होती है तो वो टैक्सेबल होती है, बस वो उसका बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो अब ऑब्वियस है कि अगर हम इन सब चीज़ों को देते हैं तो उससे संबंधित कोई भी खर्चा हमारा लगता है तो वो इसमें से घटाने की छूट दे देता है। आप देखिए इसमें मशीन प्लांट और फर्नीचर और साथ ही भवन को किराए पर उठाने से हुई आय में से निम्न कटौतियाँ उसी प्रकार स्वीकृत की जाएंगी जैसे कि व्यापार और पेशे की आय की गणना करते समय स्वीकृत की जाती है। जैसे पॉइंट वो कहता है, भवन, मशीन, प्लांट, फर्नीचर पर चालू मरम्मत के संबंध में किया गया व्यय रिपेयर अलाउड होगा, परंतु इसमें पूंजीगत प्रकृति का व्यय स्वीकृत नहीं होगा। रिपेयर अलाउड है, पर एक कमरा बनवा लिया या नई मशीन खरीद ली, वो पूंजीगत नेचर जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो अलाउड नहीं है। भवन, मशीन, प्लांट, फर्नीचर की सुरक्षा के लिए चुकाए गए बीमा प्रीमियम, इंश्योरेंस का खर्चा भी अलाउड होगा, और डेप्रीशिएशन, मूल्यह्रास भी अलाउड होगा। तो वही सेम बात है इसमें, ये बहुत लॉजिकल है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत स्पष्ट एक ही मैसेज है पूरी बातों में कि अगर आपकी कोई इनकम टैक्सेबल हो रही है और उसको प्राप्त करने में आपका वास्तव में कोई खर्च लगा है तो वो खर्च उसमें अलाउड होगा, आपको उसमें से घटाना है। मेरे हिसाब से इसमें जो पॉइंट आया वो केवल पारिवारिक पेंशन वाला पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है, 33.33% या 15,000, ये याद रखने का पॉइंट यही है, बाकी सारे कॉमन जनरल रूल्स हैं। छठा पॉइंट, क्षतिपूर्ति या बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर प्राप्त ब्याज के संबंध में कटौती। तो अगर कंपनसेशन किसी को एक्स्ट्रा मिलता है तो उसके बारे में है, क्षतिपूर्ति या बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति पर ब्याज होने वाले ब्याज के संबंध में ऐसे ब्याज का 50% कटौती के रूप में स्वीकृत होगा, परंतु ऐसे ब्याज के संबंध में इस धारा के अन्य किसी प्रावधान के तहत कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। तो अगर किसी को कंपनसेशन मिलता है तो उस कंपनसेशन का 50% तक वो कहता है छूट मिल सकती है। 7 पॉइंट, सामान्य कटौती। इस शीर्षक की किसी भी आय, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे 90% सवाल सारे सॉल्व हो जाएंगे। इस शीर्षक की किसी भी आय, आकस्मिक आय को छोड़कर, कैजुअल इनकम होती है ना, जुआ, शर्त, वर्क, पहले उनको छोड़ दो, बाकी कोई भी आय है को कमाने के लिए किए गए किसी भी व्यय की कटौती दे दी जाएगी, बशर्ते ऐसा व्यय पूंजीगत प्रकृति का नहीं हो तथा करदाता के व्यक्तिगत व्यय नहीं हो। आगे ना सारी बात, कोई भी इनकम आपको प्राप्त करनी थी अदर सोर्सेज में जितनी भी इनकम है तो उससे रिलेवेंट खर्चा घटाने की छूट इनकम टैक्स आपको देता है। केवल कैजुअल इनकम में आपको खर्चों की छूट नहीं मिलेगी। कैजुअल का मतलब जैसे लॉटरी लगना, ये इनकम है, लेकिन आप कहते हो कि मैंने लॉटरी के ना टिकट खरीदे, उसके मेरे 20,000 रुपये खर्च हुए, तो उस 20,000 की छूट इनकम टैक्स आपको नहीं देता है। खर्चा हुआ ना 20,000 का, तभी तो लॉटरी लगी। तो वो कहते हैं कैजुअल इनकम में कोई छूट नहीं मिलेगी, बाकी सब में मिल जाएगी।
और उसमें भी दो बातें हैं, पूंजीगत प्रकृति यानी कैपिटल नेचर का खर्चा नहीं होना चाहिए और पर्सनल खर्चा नहीं होना चाहिए, तो आपको सारी छूट मिल जाएगी। ठीक है ना। जैसे मशीन किराए पर देने पर आपने देखा क्या खर्चे अलाउड हैं, इसी तरह से अगर आप लाभांश और ब्याज की इनकम टैक्सेबल हो रही है तो उसके लिए जो खर्चे हैं वो अलाउड है। ये सारी चीज़ें आती हैं। आकस्मिक आय के मामले में बस एक चीज़ और विशेष साथ में आप समझ लो, जैसे कई लोग कहते हैं कि भाई कौन बनेगा करोड़पति में, हमने पैसे जीते और मुझे मान लो ये लगा कि 50 लाख रुपए कमाए। वो कहता है कि मैं तो पिछले ना 3 सालों से लगातार फ़ोन कर रहा हूँ इस इनकम को कमाने के लिए, मेरे फ़ोन का चार्ज बार बार लगा है, मैसेज का लगा है, रिचार्ज करवाया उसका लगा है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग। और वो जोड़ कर हिसाब करके कहते हैं कि नहीं मैंने तो इस पर 1 लाख रुपए खर्च किया, समझ रहे हो। तो उस 1 लाख की छूट मिलेगी नहीं, क्योंकि बहुत स्पष्ट इनकम टैक्स ने कह दिया कैजुअल इनकम यदि है तो उसकी अगर कोई भी खर्चा होता है या उससे कोई हानि होती है तो उसकी आपकी कोई भी छूट नहीं दी जाएगी, वो सीधा टैक्सेबल होगा, बस इतनी सी बात है। अब अपने नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, अस्वीकृत या अथवा न घटाई जाने वाली राशियां। डिसअलाउड एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे अदर सोर्सेज के अंतर्गत, तो ये भी कॉमन रूल्स पे ही चलेगा, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। देखो इसमें वो लिखता है, अन्य साधनों से आय शीर्षक की कर योग्य आय की गणना करने के लिए धारा 58 के अनुसार निम्न राशियों को नहीं घटाया जाएगा। नंबर 1, करदाता के व्यक्तिगत व्यय। अब अपने को ये बात पता है पर्सनल खर्चा कोई भी इनकम टैक्स छूट कभी नहीं देता है। नंबर 2, भारत के बाहर चुकाए जाने वाला ऐसा कोई ब्याज जो भारत में कर योग्य है परंतु उस पर न तो कर चुकाया गया है न ही करदाता ने उद्गम स्थान पर कर की कटौती की है। तो टीडीएस हमने पहले भी सीखा हुआ है, वो ही नॉर्मल रूल है। भारत के बाहर चुकाई गई ऐसी राशि जो वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है परंतु जिस पर न तो कर चुकाया गया है न ही उद्गम स्थान पर कर की कटौती की गई है। तो टीडीएस के बिना अगर कोई भी पेमेंट करते हो ना फॉरेन के लिए या अनिवासी को, वो हमेशा टैक्सेबल ही होता है। चौथा पॉइंट, लॉटरी, वर्ग पहेली, घुड़दौड़, खेल, ताश के खेल, शर्त, जुए में जीती गई राशि के संबंध में, तो आप जो राशि जीतते हो उसके संबंध में अन्य साधनों से आय शीर्षक की आय की गणना करते समय अधिनियम की किसी भी व्यवस्था के तहत किसी भी प्रकार के व्यय अथवा छूट या स्वीकृति नहीं की जाएगी। वो मैंने अभी आपको समझाया, कैजुअल इनकम पे आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। केवल आपको ये जो घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने वाला व्यक्ति है ना, उसको घोड़े रखने की इनकम में से घोड़े रखने के खर्चे जो हैं वो अलाउड होंगे, केवल उस व्यक्ति को, बाकी को नहीं होगा। पूंजीगत व्यय, तो व्यक्तिगत और पूंजीगत तो अपने को याद हो गया, ये तो अलाउड कभी नहीं होते हैं। नेक्स्ट, निर्धारण अधिकारी विशिष्ट व्यक्तियों को किए गए भुगतान का वह भाग अस्वीकृत कर सकता है जो कि उसकी दृष्टि में अत्यधिक या अनुचित हो। मान लो कोई भी ऐसा खर्चा है जो वो ये जो टैक्स अधिकारी है उसको लगता है ये तो ये गलत है, इतना होता ही नहीं है, ज़्यादा लिख दिया, वो कहीं पे भी हो सकता है। तो एक्स्ट्रा खर्चा लिखा हुआ है और अधिकारी जो है, अधिकारी यानी निर्धारण अधिकारी मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर, अगर उसको लगता है ये सही नहीं है तो उसको डिसअलाउड किया जा सकता है। 10,000 या 35,000 जैसी की स्थिति हो से अधिक का एक व्यक्ति को एक दिन में किया गया कोई भुगतान अथवा भुगतानों का योग यदि पाने वाले खाते में जमा होने वाले चेक या बैंक ड्राफ्ट से नहीं किया गया है तो उस व्यय को कोई भी भाग स्वीकृत नहीं किया जाएगा। ये बात भी हमने बीपी हेड में पढ़ी थी। कैश पेमेंट जो है 10,000 से अधिक होती है वो डिसअलाउड हो जाता है, और 35,000 तब था जब ट्रांसपोर्ट कंपनी को कोई पेमेंट किया जाता है, तो ये 35,000 उसके लिए है। लिखते हैं, उपरोक्त वाक्यांश 4 और 7 का विस्तृत विवरण व्यापार और पेशे के शीर्षक में दिया हुआ है, तो उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो है ना 10,000 और 35,000 उसकी डिटेल वो मैंने बता दिया आपको। किसी निवासी व्यक्ति को दे ऐसी राशि जिस पर धारा 192 और 194 LA के तहत उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जानी चाहिए, परंतु जिस पर भुगतानकर्ता ने उद्गम स्थान पर कर कटौती नहीं काटा हो अथवा कर काटने के बाद धारा 139(1) के तहत निर्धारित देय तिथि को या इससे पूर्व ऐसे कर का भुगतान सरकार को नहीं किया हो तो करदाता को भुगतान योग्य राशि के 30% की कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी।
तो अगर उसने क्या करा है कि पैसे काट तो लिए, जमा नहीं कराया, तो ऐसी स्थिति में भी वो कहता है कि छूट आपको नहीं मिलेगी, टैक्स काटते हो तो जमा कराना है। परंतु यदि ऐसे कर की कटौती अगले किसी गत वर्ष में कर ली जाती है अथवा पिछले गत वर्ष में की गई कटौती का भुगतान धारा 139 के तहत निर्धारित देय तिथि के पश्चात या अगले किसी गत वर्ष में सरकार को किया जाता है, तो ऐसी राशि के 30% की कटौती उस गत वर्ष में दे दी जाएगी जिसमें उद्गम स्थान पर कर का भुगतान किया गया है। ये कहता है कि उस समय तो नहीं दी, लेकिन अगर इन फ्यूचर वो कभी ऐसा करता है और वो जमा करा देता है तब उसको वापस अलाउड कर देंगे। तो ये पॉइंट वैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सवालों में ज़्यादा नहीं है, पर बात इतनी सी कहता है कि यदि टीडीएस काटते हो तो भाई जल्दी से जमा करा दो। अगर जमा कराओगे तो छूट मिलेगी, जमा नहीं कराओगे तो छूट आपको नहीं मिलेगी। बस ये यहाँ तक पहला। अब अपनी हेडिंग है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस। टीडीएस क्या है उसको आपको थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आगे शुरू करेंगे। टीडीएस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें इनकम टैक्स सभी संस्थानों को, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, यानी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, हर संस्थान जो रजिस्टर्ड है और जो लोगों को पेमेंट करता है, तो जिन लोगों को पेमेंट करता है उनके लिए वो आय हो गई, सही है। जिन लोगों को पेमेंट किया जाता है उसके लिए वो क्या है, इनकम है। तो वो ये कहता है कि आप जिन व्यक्तियों को पेमेंट करते हो, किसको कहता है ये बात, कौन, इनकम टैक्स कहता है किसे, सभी संस्थानों को, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, कि आप जब भी किसी व्यक्ति को पेमेंट करते हैं और वो व्यक्ति टैक्स के क्राइटेरिया के अंतर्गत आता है, तो उस पर आप टैक्स पहले से ही काट लो। और जो पहले से टैक्स काट लिया जाता है उसे ही कहा जाता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उद्गम स्थान पर कर की कटौती। और उद्गम स्थान का मतलब यही है कि जब वो व्यक्ति अपनी इनकम लेने जाता है तो जहाँ से वो इनकम लेता है वो उस इनकम का उद्गम स्थान हो गया, तो वो उससे टैक्स काट के ही देता है। जैसे हम लोगों को सैलरी मिलती है, तो सैलरी जब मिलती है तो उसमें से टैक्स पहले से ही काट लिया जाता है। कोई भी व्यक्ति बैंक में जिसको एफडी है और ब्याज मिलता है, तो बैंक उस पर पहले से ही टैक्स काट लेती है। इसी तरह से आप कौन बनेगा करोड़पति में जीतते हैं, तो जैसे ही आप 1 करोड़ रुपए जीतेंगे, चूंकि वो देने वाला व्यक्ति है वो तुरंत ही टैक्स काट लेगा। किसी कंपनी से आपको लाभांश मिलता है तो वो लाभांश आपको देने से पहले ही टैक्स काट लेगा। तो इस तरह से कोई भी इनकम हो वो तुरंत उस पर टैक्स काट के ही आपको देगा। और जो टैक्स काट कर आपको इनकम मिलती है तो उस टैक्स को बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब फिर होता क्या है, ये जो टैक्स कटता है वो व्यक्ति उस जो टैक्स उसने काटा उसे गवर्नमेंट में जमा करा देता है, और वो गवर्नमेंट में आपके पैन नंबर पे जमा कराएगा, क्योंकि वो टैक्स किसका काटा था, आपका काटा था। तो वो आपके जो टैक्स अकाउंट है, पैन कार्ड बनता है ना, उसके आधार पर वो जमा करवा देता है। और जब उस पर जमा हो जाता है और आप अपने पूरे साल का रिटर्न भरने जाते हैं तो उसमें आ जाता है कि इस व्यक्ति का पहले से इतना टैक्स कटा हुआ है, तो अब और इस पे टैक्स नहीं काटना है। समझ में आती है बात। तो हम लोगों का हो गया, कोई भी व्यक्ति हो तनख्वाह देता है वो टैक्स पहले ही काट लेता है, तो मुझे टैक्स जमा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे केवल रिटर्न फाइल जरूर करना पड़ता है, लेकिन टैक्स जमा कराने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हमारा टैक्स पहले से ही कटा हुआ होता है। इनकम देने वाला व्यक्ति ही काट लेता है, जहाँ से मुझे इनकम मिलती है उसी स्थान से ही टैक्स कट के ही मिलती है, और उसी को टीडीएस कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टीडीएस समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इस चैप्टर में ये टीडीएस ज़्यादा प्रखर होके आपके सामने आया है, क्योंकि बात तो हम टीडीएस बार बार बोल रहे थे, पर इसमें टीडीएस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सारी इनकम जो है वो अदर सोर्सेज की है,
ब्याज हुआ, लाभांश हुआ। ब्याज कौन देता है? बैंक देता है। लाभांश कौन देता है? कंपनियां देती है। इस तरह की जितनी भी इनकम होती है ना, वो पहले से उनको टैक्स काटना है, क्योंकि वो संस्थान कौन से हैं? सरकारी संस्थान है। हाँ, व्यक्ति व्यक्ति के लिए टैक्स नहीं काटता है ना। मान लो आपने किसी व्यक्ति को लोन दिया, और वो आप लोन देने के बाद में वो व्यक्ति से आप क्या करते हो? ब्याज लेते हो। तो सामने वाला व्यक्ति आपका जो ब्याज है ना, उस पर टैक्स नहीं काट सकता, क्योंकि वो संस्था नहीं है। संस्थानों को ये अधिकार होता है ना। व्यक्ति व्यक्ति के लिए टीडीएस नहीं काट सकता है। तो ये एक विशेष चीज इसके अंतर्गत आती है। तो इस चैप्टर में अगर टीडीएस कटा हुआ हो तो हमारी दिक्कत क्या है? प्रश्न यहाँ पे है, क्योंकि हम लोगों को सॉल्व करना है ना। तो नियम ये है कि यदि टीडीएस काटा हुआ है, टीडीएस यदि लेस किया हुआ है, टीडीएस काटा हुआ है, तो इसे वापस जोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना होता है ग्रॉस इनकम। ग्रॉस इनकम का मतलब उसमें टैक्स वापस जोड़ो। तो जिस पे भी टीडीएस कटा हुआ होता है उसे ग्रॉस करना होता है वापस। क्या बोलना करना होता है? ग्रॉस। भाई टैक्स घटाने के बाद में वो नेट हो जाती है, तो नेट को वापस ग्रॉस अप करना पड़ता है। क्या शब्द उसके लिए यूज करते हैं? ग्रॉस अप। उसे ग्रॉस अप करना पड़ता है। तो वो कौन कौन से ऐसे हैं जिन पे टीडीएस कटता है, पहले तो हमें ये सीखना है। तो हम ये कहते हैं कि भाई सब पे टीडीएस कटता है जो संस्था से मिलती है। किन पे नहीं कटता है वो याद रख लो। तो इसलिए ये जो पॉइंट हमारा है, निम्न पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इन पे टीडीएस नहीं कटता। बाकी जितनी भी इनकम अगर किसी संस्थान से प्राप्त होती है तो उस पर टीडीएस टैक्स कटता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है। क्लियर? अब एक और साथ में प्रश्न समझे, टीडीएस कितना काटे? तो सामान्यतया ये इनकम पे डिपेंड करता है। अगर आपकी इनकम कम है, उस व्यक्ति जो दे रहा है वो कम दे रहा है, तो वो 10% काटेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा इनकम दे रहा है और 20% के रेंज में आता है तो वो 20% टैक्स काटेगा। और यदि जैसे कौन बनेगा करोड़पति है, जिसमें 1 करोड़ रुपए दे रहा है, तो वहाँ पे फुल टैक्स एक व्यक्ति पे 30% लगता है। तो वो इनकम टैक्स के अनुसार जितना भी टैक्स उस पर लगता है उतना सारा काट के ही देगा। तो इसका मतलब टीडीएस का भी एक बहुत सिस्टमेटिक तरीका है कि आपकी इनकम कितनी मिल रही है उसके हिसाब से। एक बात। उसके अलावा कई प्रतिभूतियों पे फिक्स रूल है कि ब्याज है तो कि 10% काटा जाएगा, कि डिविडेंड है कि 10% काटा जाएगा। कैजुअल इनकम जितनी भी होती है, कैजुअल इनकम, अब वो कोई ज़रूरी नहीं है ज़्यादा हो या कम हो, उस पर हमेशा 30% ही काटा जाता है। तो कुछ फिक्स रूल भी बना रखे हैं। मैंने आप लोगों को ये बताया कि टीडीएस एज पर द इनकम तो काटा ही जाता है। भाई जैसे मैंने कहा कि हम लोगों के सैलरी पे कटेगा, तो सैलरी पे जब कटेगा तो वो मेरी कितनी इनकम है उस हिसाब से कटेगा। 10%, 20%, 30%, जिस इनकम में मैं आता हूँ, टीडीएस तो कट ही रहा है। लेकिन बैंक जो है उनमें कई जगहों पे फिक्स कर रखा है कि इन पे इतना परसेंट ही काटना है, 10% काटते हैं। अगर बहुत ज़्यादा है तो वो उस लेवल पे काटा जा सकता है। लेकिन जैसे कैजुअल इनकम है उन पे फिक्स है। कैजुअल इनकम अगर किसी व्यक्ति को हो रही है ना, तो उस पर 30% टैक्स काटने का नियम है। तो उसमें ये नहीं है कि उसकी इनकम कम है तो 10% काट ले, नहीं। कैजुअल इनकम पे सीधा कितना परसेंट होता है? 30% होता है। तो हर इनकम पे लगभग तय सा होता है कि इस पे इतना परसेंट टीडीएस काटना है। वो भी हम आज देखेंगे कि किस पे क्या है। और बाकी सामान्य नियम हमेशा लागू होते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है, टीडीएस नहीं कटने में केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों पर देय ब्याज इस पे नहीं कटता है। परंतु 1 जून 2007 से यदि किसी निवासी करदाता को वित्तीय वर्ष के दौरान 8% सेविंग्स कर योग्य बॉन्ड्स 2003 पर 10,000 से अधिक का ब्याज देय है, तो ऐसे ब्याज में ऐसे उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जाएगी। तो सामान्यतः उसने कहा केंद्र सरकार और राज्य सरकार पे जो प्रतिभूतियाँ होती है, प्रतिभूतियाँ मतलब बॉन्ड्स हो गए, तो उन पे टीडीएस नहीं कटता है, केवल इस कंडीशन को छोड़कर। नंबर 2, राष्ट्रीय बचत पत्र नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अष्टम निर्गमन, 8वां निर्गमन बोलता है, 8th इश्यू, तो उस पर भी टीडीएस नहीं कटता है। विदेशी संस्थानों की प्रतिभूतियों पर देय ब्याज,
विदेश की संस्था है, फॉरेन की कोई है इंस्टीट्यूट, तो उस पर TDS नहीं कटता है। सहकारी समिति, भूमि बंधक सहकारी बैंक, भूमि विकास सहकारी बैंक द्वारा निर्मित ऋण पत्रों पर देय ब्याज, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो डिबेंचर हैं उस पर TDS नहीं कटता है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के कुछ बॉन्ड्स जिनके ब्याज पर उद्गम स्थान पर कर नहीं काटते हैं, काटे जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। तो ये जो नीचे आपके पॉइंट्स दे रखे हैं कौन कौन सा, 14% किसका, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेवली लिग्नाइट 14%, 13%, थर्मल 14%, 13%, इंडियन टेलीफोन 14%, 13%, हाउसिंग डेवलपमेंट 12.5%, 13%, नेशनल हाइड्रो 14%, 13%, महानगर टेलीफोन 14%, 13%, हाउसिंग और अर्बन 13%, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI 6% से 11.5% तक। और आप कहेंगे सर परसेंटेज बार बार क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका अगर 9% और 10% है वो तो कर मुक्त होता है, सेम है जो हमने कर मुक्त की लिस्ट पढ़ी थी ना उसमें, और 14% और 13% टैक्सेबल होता है और TDS नहीं कटता है। आ रही बात समझ में? तो ये परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम नाम है, MTNL पढ़ा था ना हमने, वो 9% 10% है तब तो वो कर मुक्त है, और अगर वो 14% और 12% या 13% है तो वो टैक्सेबल है पर TDS नहीं कटेगा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। भारतीय औद्योगिक शाख ICICI 6 से 11, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI 6 से 11, ये इन पे TDS नहीं करता है। छठा पॉइंट, जनता के सार्वजन हित वाली कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार के ऋण पत्रों पर, डिबेंचर्स पर देय ब्याज बशर्त कि ब्याज का भुगतान भारत के निवासी व्यक्ति अथवा हिंदू अविभाज्य परिवार को दिए हो, इस संबंध में निम्नलिखित शर्तें पूरी होना आवश्यक है। मतलब इस पर TDS नहीं कटता है, बस शर्त क्या है, कंपनी द्वारा ब्याज का भुगतान चेक से किया जाना चाहिए। उसके बाद में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ये जो कुल मिलाकर ब्याज जो है 5,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। सातवां पॉइंट, यदि कोई करदाता प्रतिभूतियां निर्गमन करने वाली संस्था को निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दे तो कि वह आयकर की सीमा में नहीं आता है तो TDS नहीं काटा जाएगा। ये क्या चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, जैसे बैंक ब्याज पे TDS काटती है, पर आप एक सर्टिफिकेट वहाँ पे दे देते हो कि भाई मेरी तो इनकम टैक्सेबल है ही नहीं, मेरी इनकम तो बहुत कम है, मेरे पे TDS टैक्स कटता ही नहीं है, तो वो फिर TDS नहीं काटेंगे। तो कई बार लोग ऐसा करते हैं, जिनकी FD होती है ना, वो लोग जाके बैंक में एक सर्टिफिकेट देते हैं कि मेरी अदर कोई इनकम नहीं है, इसलिए कृपया इस पर TDS न काटा जाए। तो ऐसी स्थिति में भी उस पर TDS नहीं काटते हैं। भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचित प्रतिभूतियाँ जो गैर भौतिक स्वरूप में हो पर देय ब्याज में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है ना, गैर भौतिक स्वरूप का मतलब होता है ऑनलाइन जिसको हम बोलते हैं, वो है। नेक्स्ट, अब अपने ये जो हेडिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। विभिन्न आयों को व्यष्टि और HUF के लिए सकल बनाने के सूत्र और नियम। अभी हम बात कर रहे थे ना कि किस पे कितना TDS काटा जाता है, तो उसके बारे में, और उसे ग्रॉसअप कैसे करते हैं। ग्रॉसअप मतलब करने का मतलब समझ में आया, जो टैक्स कटा हुआ है उसको वापस जोड़ना, तो वो ग्रॉसअप का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले कहता है आय का विवरण। आय का विवरण में वो लिखता है जैसे निगम, पोर्ट ट्रस्ट, नगर पालिका आदि की प्रतिभूतियाँ, अगर इसकी कोई प्रतिभूति है, सिक्योरिटीज है, तो उस पर कर की कटौती की दर कितना TDS कटता है, 10% कटता है। और चूंकि 10% कटता है तो ग्रॉसअप कितने से होता है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100/90। 100/90 उस अमाउंट को जैसे ही करोगे वो पूरा वापस 10% जुड़ जाएगा, सही है ना, तो उसको ग्रॉसअप। और कोई सीमा नहीं है, ये पूछता है कब सकल बनाना है, सकल राशि की न्यूनतम सीमा, तो वो कहता है कोई सीमा नहीं। कोई सीमा नहीं इसका मतलब इस पर तो TDS कटता ही है 10%, क्लियर। और TDS कटता है तो उसको ग्रॉसअप आप 100/90 से करेंगे। नंबर 2, सूचित ऋण पत्रों पर ब्याज। तो सूचित मतलब लिस्टेड होता है, लिस्टेड डिबेंचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिस्टेड डिबेंचर, तो उस पर भी 10% TDS कटता है। तो 10% TDS कटता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100/90। और कब, 5,000 से अधिक, यानी 5,000 से कम होता है तो TDS ही नहीं कटता है, 5,000 से अधिक होता है ना
तो ही टीडीएस कटता है। क्लियर? नेक्स्ट, असूचित ऋण पत्रों पर ब्याज 10%। असूचित यानी अनलिस्टेड डिबेंचर, तो उस पर भी 10% कटता है। फॉर्मूला 100/90। यदि जनता में सार्वजनिक हित वाली कंपनी के ऋण पत्र हो तो 5,000 से अधिक, अन्यथा कोई सीमा नहीं। यानी अगर सार्वजनिक हित रखने वाली मतलब होता है कि एक बड़ी कंपनी हो जो शेयर मार्केट में हो, जनता में उसने शेयर इशू किए हो, वो होता है सार्वजनिक हित वाली। जनता का सार्वजनिक हित मतलब यही होता है। तो उसमें 5,000 की सीमा लागू होती है, अदरवाइज नहीं है। लॉटरी वर्क पहेली का इनाम कितना % टीडीएस कटता है? बताया था ना अभी कि लॉटरी वर्क पहेली इन पे 30% कटता है। तो ग्रॉसअप कितने से होता है? 100/70। और 10,000 से अधिक होने पर कैजुअल इनकम में कौन सी है? लॉटरी और वर्क पहेली यदि है तो 10,000 से अधिक का नियम लागू होता है। घुड़दौड़ की इनाम की राशि, इस पे भी 30%, 100/70, 10,000 से अधिक होने पर। बीमा कमीशन की आय 5%, 100/95 में 15,000 से अधिक होने पर। यानी अगर 15,000 से अधिक होता है ना तो ही टीडीएस काटते हैं, वरना वो टीडीएस नहीं काटते। यानी आप ये समझे कि इन लोगों को ये बोला हुआ है कि आपकी लिमिट से ऊपर जाए तो टीडीएस काटना, वरना नहीं काटना है। अगला, प्रतिभूतियों के अलावा अन्य ब्याज फर्म से, कंपनी से, बैंक से एवं वित्तीय संस्थानों से। अगर ये लोग आपको ब्याज देते हैं, जैसे मैंने कहा एफडी जमा है आपके बैंक में, उस पर ब्याज मिलता है, तो 10% टीडीएस काटेंगे, फिक्स है। तो ग्रॉसअप 100/90 से होगा। और ये टीडीएस कब काटेंगे? 5,000 से अधिक। क्लियर? किंतु बैंक और बैंकिंग का काम करने वाली सहकारी समिति यदि है तो 40,000 ये लिमिट हो जाएगी। यानी अन्य बैंक है तो 5,000 और सहकारी कोऑपरेटिव बैंक है तो 40,000 की लिमिट लागू होती है। ठीक है, ये बात आगे देखते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अपने जो सवाल करेंगे ना उसमें बहुत काम आएगी, ये पूरी टेबल है। अगला, लॉटरी के विक्रय के कमीशन की आय 5%, 100/95 में 15,000 से अधिक। ये एज इट इज याद आपको रखनी है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? राष्ट्रीय बचत योजना एनएससी 10%, 87 है ये, 1987, 100/90, 2,500 या अधिक होने पर। धारा 80 सीसीबी में वर्णित यूनिटों के समर्पण पर 20%, 100/80, प्राप्ति/लाभ की कोई सीमा नहीं है, मतलब हमेशा इस पे टीडीएस कटता ही है। दलाली या कमीशन 5% टीडीएस कटता है, 100/95 में होता है, 15,000 से अधिक होता है तो कटेगा। किराए की आय के संबंध में, अगर आपने किराए पर कोई चीज़ दे रखी है तो प्लांट और मशीनरी पे 2% और अन्य संपत्तियों पे 10% टीडीएस काटना चाहिए। और क्या नियम है? 2,40,000 रुपये से अधिक, अगर 2,40,000 से अधिक किराया आप प्राप्त करते हो तो आप ऐसे टीडीएस काटोगे, अदरवाइज नहीं काटोगे। ये हर एक पे लागू होता है, ये सब पे है। पेशा अथवा तकनीकी सेवा की फीस अथवा अधिकार शुल्क, है ना, अथवा कंपनी के संचालकों को प्राप्त पारिश्रमिक फीस या कमीशन, ये कोई भी पेमेंट करते हो 10% काटो, और 30,000 से अधिक यदि है तो टीडीएस काटना है, अदरवाइज नहीं काटना है। जीवन बीमा पॉलिसी 1% टीडीएस काटते हैं, और कितना? 100/99 से ग्रॉसअप होता है। कर योग्य, ये कहता है कर योग्य राशि 1,00,000 रुपए से अधिक होने पर, यदि 1,00,000 से अधिक है तो वो टीडीएस काटेगा, अदरवाइज नहीं काटेगा। टिप्पणी में एक्स्ट्रा में वो तीसरा पॉइंट था, उसमें सार्वजनिक हित वाली कंपनी के लिए बोल रहा है, और कहता है अगला, जिन आयों के लिए कोई सीमा नहीं है उसमें से उद्गम स्थान पर कर की कटौती अवश्य की जाएगी, चाहे आय की राशि कुछ भी हो। इसमें आया था ना, कहीं पे लिखा है इसमें कोई सीमा नहीं, तो जिसमें सीमा नहीं है तो उसमें सीधा टीडीएस काटना है। बस ये इतना ही चैप्टर है प्यारे बच्चों। बाकी जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो हम क्या करेंगे कि उस दौरान ही करेंगे जिस दौरान हम सवाल करेंगे। तो मुख्य बातें सारी इसमें आ गई हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।